नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपने पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 9-10-2021 का पार्ट 3। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी साक्षरता दर की सही अभिव्यक्ति है? साक्षरता दर की सही अभिव्यक्ति बतानी है, ठीक है। इफेक्टिव लिटरेसी रेट का बताना है। भारत के अंदर जो प्रभावी साक्षरता दर की गणना करी जाती है वो करी जाती है ऑप्शन सी के माध्यम से। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के साक्षर व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, इंटू 100 और 7 से अधिक आयु की जनसंख्या, इसके माध्यम से प्रभावी साक्षरता दर की अभिव्यक्ति की जाती है। और 2020 के अकॉर्डिंग जो केरला की साक्षरता दर है वो 96.2% है, दिल्ली की 88.7% है और उत्तराखंड की उसकी है 87.6% साक्षरता दर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक कारक जनसंख्या के असमान वितरण के लिए निर्धारक के रूप में कार्य नहीं करता है? बताना है नहीं करता है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो वो बताना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डिटरमाइन नहीं करता। तो दोस्तों कृषि क्रियाकलाप डिटरमाइन नहीं करता है, ये निर्धारक के रूप में कार्य नहीं करता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो होता है एक तो शहरीकरण, दूसरा खनिज संसाधनों की उपलब्धता, तीसरा है राजनीतिक निर्णय, चौथा आता है जनसंख्या का प्रवास और पांचवा शैक्षिक कार्य। जो राजनीतिक निर्णय क्या होते हैं इसके अंदर, जैसे अगर लोग हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि जो सरकार है उनके उम्मीदों पर नहीं खड़ी उतर रही, तो वो देश छोड़कर दूसरे देशों में भी बस जाते हैं, ठीक है। तो ये इस बेसिस पे इसको कारक माना गया है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता को इसलिए माना जाता है क्योंकि हर एक राज्य के स्टेट के पास किसी न किसी प्रकार की खनिज की संपदा होती है, ठीक है ना, खनिज संपदा होती है जिसका वो यूज करते हैं और उसी के बेसिस पे उनको औद्योगिकरण या उनके जो डेली लाइफ के स्रोत होते हैं उसके बेसिस पे उनको रोजगार मिल जाता है। ऐसे स्थानों पर क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ओपन हो जाता है, जनसंख्या का घनत्व इसी कारण अधिक हो जाता है। शहरीकरण, आपको पता ही होगा कि गांव से शहरों की ओर जो जनसंख्या का प्रवास होता है उसको भी इसके अंदर डिटरमाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिम घाट श्रेणी का आरंभ भारत के किस राज्य से होता है? तो जो वेस्टर्न घाट्स रेंज है दोस्तों उसका जो स्टार्ट होता है वो होता है गुजरात से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक क्या होता है, इसका विस्तार होता है या विस्तृत है ये पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट को एक और नाम से जाना जाता है जो है सह्याद्री, ठीक है ना। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। और ये जो पश्चिमी घाट होता है वो अरब सागर के तट के समांतर होता है यानी पैरेलल होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रबड़ की फसल के लिए निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ये बताना है। इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा आर्द्र एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। या सेकंड वाला फैक्ट कि इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान की नहीं होती है, इसके लिए टोटल हमें चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और नम और आर्द्र वाली जलवायु होती है वो चाहिए होती है रबड़ की उत्पादन के लिए, रबड़ क्रॉप्स के लिए, ठीक है ना। तो और इसके लिए जो रेनफॉल चाहिए वो चाहिए 200 सेंटीमीटर तक चाहिए होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यानी ऑप्शन ए। और जो रबड़ की जो क्रॉप है भारत में बेसिकली केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी
इसकी फसल को उगाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लूनी नदी की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से होती है? तो लूनी नदी की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से, मतलब लूनी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वो होती है राजस्थान से। ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली में से एक है, ठीक है ना। और ये जो नदी है ये अरावली जो श्रेणी है उस श्रेणी के नाग पहाड़ी से निकलती है, और अरावली के जो पश्चिम में लूनी जो नदी है वो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र है, अभी बताया मैंने, ठीक है ना। ये पुष्कर के समीप में, पुष्कर के पास दो धाराएं हैं, एक सरस्वती धारा और एक साबरमती, वहां से उत्पन्न होती है और गोविंदगढ़ के आसपास में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? गोविंदगढ़ के आसपास ये जो नदी है ये मिल जाती है, और फिर कुछ समय बहने के बाद ये कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है या विलुप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व के लोहे एवं स्टील के अग्रणी उत्पादक देश है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन एंड स्टील इन द वर्ल्ड इज, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन है जो वो लोहा और स्टील के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा लीडिंग कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 7, IUCN की रेड डेटा लिस्ट द्वारा निम्न श्रेणियों को शामिल किया जाता है। सुभेद प्रजाति या निकट संकटाधीन प्रजाति या दोनों? तो दोस्तों आंसर है इसका दोनों, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो UNCN है वो रेड डेटा लिस्ट में इन दोनों ही प्रजातियों को शामिल करते हैं। सबसे पहले ये बताती हूँ कि रेड डेटा बुक क्या होता है, वो क्या सोर्स है, कौन सी सोर्स बुक है ये ऐसी बुक होती है जिसके अंदर जो लुप्त प्राय जानवर होते हैं या पौधे होते हैं उनका रिकॉर्ड्स के अंदर दर्ज किया जाता है या रिकॉर्ड को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल लेवल पर जो बुक है उसका रख रखाव करती है। इस रेड डेटा बुक में ये दर्ज किया जाता है कि कौन से जानवरों की संख्या इसमें कम हो रही है या वो विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है ना, क्या किसको कौन से जानवरों को खतरे का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही पौधों के बारे में कि कौन से जो पौधे हैं वो अब कम हो गए हैं या विलुप्त हो गए हैं या संकट में है, तो ये सब डेटा रखे जाते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी संचयी वायुमंडलीय आपदा है? बताना है। क्यूमुलेटिव एटमॉस्फेरिक डिजास्टर बताना है। क्यूमुलेटिव एटमॉस्फेरिक डिजास्टर वो होता है जिससे जल संसाधनों की कमी हो जाती है जो वर्षा में लंबे समय तक किसी कमी के कारण घटित होती है, ठीक है ना। तो बताना है ये इनमें से कौन से क्यूमुलेटिव यानी कि संचयी वायुमंडलीय आपदा है। तो दोस्तों बाढ़ है, सूखा है, ठीक है ना, पानी से रिलेटेड है ये दोनों। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और टॉर्नेडो तो भी हवा होती है, हवा की धाराएं उसके कारण बनता है, ठीक है ना। तो आंसर होगा इसका 1 और 2। ये क्या है? संचित वायुमंडलीय आपदाएं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से औद्योगिक क्षेत्र तथा उनसे संबंधित देशों के सम्मिलित युग्मों में से सही सम्मिलित है? तो ये बताना है औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल रीजन और कंट्री। महान झील प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका, लॉरेन प्रदेश फ्रांस, कांटो प्रदेश दक्षिण कोरिया। जो कांटो प्रदेश है वो दक्षिण कोरिया में नहीं है, जापान में है। तो इसका आंसर बनेगा 1 और 2 वाला सही है। देखो इसमें बी आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये एक इंडस्ट्रियल रीजन्स है, महान झील प्रदेश और लॉरेन प्रदेश। जो महान झील प्रदेश है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है और लॉरेन प्रदेश कहाँ है? फ्रांस में। और ये जो लॉरेन झील प्रदेश है वो बेसिकली टूरिज्म के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, और साथ में क्रूज शिप होती हैं वहाँ पर, वो भी है, स्पोर्ट्स फिशिंग है, कमर्शियल फिशिंग होती है, और नेटिव अमेरिकन फिशिंग भी होती है यहाँ पर। और ये $4 बिलियन का एनुअल बिजनेस कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है ना, इसी के बेसिस पर। और लॉरेन प्रदेश में जो न्यू सेक्टर्स हैं जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल
इक्विपमेंट्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चर करना, ऑटोमोबाइल असेंबलीज का कंपोनेंट्स बिजनेस होते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसका ही बता देती हूँ, कांटो जो प्रदेश है उसके अंदर क्या क्या होता है। उसके अंदर जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, इसके अंदर जो ये कोरिया नहीं है, ये गलत है, जापान है इसके अंदर। इसमें हो गया एग्रीकल्चर, फिशरी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है इसके अंदर, आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, ठीक है ना, लाइट इंडस्ट्री है। तो ये सब कांटो प्रदेश इन जापान में से रिलेटेड करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आपदा उपरांत राहतकर्ता या बचावकर्ता द्वारा किए जाने वाला प्रथम कार्य होता है। तो दोस्तों, जब डिजास्टर होता है कोई, तो डिजास्टर के बाद सबसे पहले कार्य क्या किया जाता है, क्षेत्र का आकलन किया जाता है ताकि क्या हो, बचाव कार्य शुरू हो पाए। कैंप स्थापित हो जाती हैं, फिर नोडल मंत्रालय को सूचना दी जाती है, काम की दिशाओं का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, उनको अच्छे से देखते हैं, कहाँ पर लोग हैं कहाँ पर नहीं है, क्षेत्र का पूरा आकलन किया जाता है, उसके बेसिस पे ही कैंप्स लगाए जाते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कितना डैमेज हो गया है, कितना नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, क्षेत्र का आकलन में ये सब पॉइंट्स आते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन सी है। तो दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन सी है, वो है अटल सुरंग इन इंडिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है, ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में लोकेटेड है और ये सुरंग मनाली को लाहौल के स्पीति वैली घाटी से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय निम्न में से कहाँ पर अवस्थित है। तो जो ईस्टर्न रेलवे जोन है वो इंडिया में कहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है, तो वो है कोलकाता में। कोलकाता इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूर्वी जोन का मुख्यालय कोलकाता में है और ये पूर्वी जोन का बोला है। और पूर्वी तटीय रेलवे का अगर मुख्यालय पूछा जाए अगर, तो वो है भुवनेश्वर में। और दक्षिण पूर्व के मध्य जो रेलवे है उसका मुख्यालय है बिलासपुर में। और दोस्तों, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर में। और भारत में टोटल 18 रेलवे जोन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित है। तो बताना है लद्दाख में कौन सा दर्रा है जो अवस्थित है। तो दोस्तों, लद्दाख में है थांग ला दर्रा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो दिहांग दर्रा है वो है अरुणाचल प्रदेश में, बोमडिला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है और नीति दर्रा है जो वो है उत्तराखंड में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस जनाकी की संक्रमण के चरणों में से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसका जो सिद्धांत है उनका प्रतिपादन किया था, यानी उसको दिया था, सिद्धांत को दिया था, वो दिया था W.S. थॉमसन ने 1929 में, ठीक है ना। और फ्रैंक नोटेस्टीन ने 1945 में इसका विस्तार किया था। उसने ही इनके बहुत सारे अलग अलग अवस्थाएं दी थी। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या था कि आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के बहुत सारे स्टेप्स दिए और उससे रिलेटेड जनसंख्या की वृद्धि को स्पष्ट किया। तो दोस्तों, जो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं वो कौन से लेवल पे होते हैं, स्टेज 1 पे होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। खरीफ क्रॉप बताना है। पहली बात तो याद रखना बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि जो खरीफ फसल होती है वो कौन सी होती है, वो वर्षा काल की फसल होती है। क्योंकि ना याद नहीं हो पाता है खरीफ और रबी फसल का। खरीफ फसल किसकी होती है, वर्षा काल की, जिसको जून और जुलाई में बोया जाता है और कटाई की जाती है सितंबर से अक्टूबर में, ठीक है ना। और खरीफ फसल की जो मेन क्रॉप्स कौन कौन सी है, धान, सोयाबीन, चावल, तिल, मूंग, लोबिया, ज्वार और रागी, बाजरा, मूंगफली, कपास एक्सेट्रा, ये सब क्या आती हैं, खरीफ क्रॉप्स में आते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन
ए इज द राइट आंसर। राइस इज अ खरीफ क्रॉप। और जो रबी क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप्स को तो वर्षा काल की क्रॉप्स कहा जाता है, और जो रबी फसल होती हैं, रबी की जो फसलें होती हैं, उनको कहा जाता है शीतकाल की फसल। याद रखना, ठीक है ना। और ये जो जौ, चना, गेहूँ, ये सब क्या है, मटर, सरसों, आलू, ये सब है रबी की फसलें। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से तकनीकी कारक किसी प्रदेश के कृषि को प्रभावित करते हैं? उच्च उत्पादकता वाले बीज या रासायनिक उर्वरक। तो दोस्तों आंसर है ये दोनों ही। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये दोनों ही जो चीजें हैं, ये तकनीकी कारक किसी प्रदेश के कृषि को प्रभावित करती हैं। इसके अंदर क्या होता है, उच्च उत्पादकता वाले बीजों के अंदर क्या आता है, ये ऐसे बीज होते हैं जो उनके अंदर ना हाई लेवल की उपज क्षमता होती है, और ये कीड़ों और बीमारियों के प्रतिरोधी होते हैं। ये बीज हाई लेवल के ग्रेड के होते हैं, जिसके अंदर भरपूर स्वास्थ्य फसल उत्पन्न करने के लिए ये एकदम से बेहतर कह सकते विकल्प होते हैं। और रासायनिक उर्वरक क्या है, ये एक ऐसे रसायन होते हैं जिनका यूज फसलों की उपज बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस उर्वरकों में क्या होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस में ये हाईली रिच होते हैं, जिसकी वजह से ऑल विटल मिनरल्स जो होते हैं वो प्लांट्स के अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस प्रदेश में लेटेराइट मृदा पाई जाती है? पश्चिमी घाट और असम की पहाड़ियाँ, ये दोनों ही ऑप्शंस ठीक है। जो भारत में लेटेराइट मृदा होती है वो पश्चिमी घाट में और असम की पहाड़ियों में दोनों जगह पाई जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेटेराइट एक ना लैटिन वर्ड है जो लेटर से बना है, ठीक है ना, और इसका मीनिंग होता है ईट। याद रखिएगा, लेटेराइट जो सॉइल्स होती हैं उनके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और भारी वर्षा भी चाहिए होती है, ठीक है ना। ये जो मृदा होती है, इन मृदा में उष्णकटिबंधीय जो वर्षा आती है, रेनफॉल होता है, उसके कारण से ना बहुत हाई लेवल पे लीचिंग हो जाती है। लीचिंग मीन्स जो पानी के साथ बह जाती है थोड़ी सी ज्यादा तरीके से। और वर्षा के साथ क्या होता है, चूना और सिलिका भी निलक्षित हो जाता है, यानी लीचिंग हो जाती है उसकी भी, चूना और सिलिका की। बट लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के जो यौगिक होती हैं वो इस मृदा में यानी सॉइल में शेष रह जाते हैं। कौन कौन से रह जाते हैं? लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नाग टिब्बा चोटी हिमाचल की किस श्रेणी पर अवस्थित है? तो जो नाग टिब्बा है वो हिमाचल की लेसर हिमालय यानी निम्न हिमाचल में स्थित है। ये निम्न हिमालय जो क्षेत्र है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 3022 मीटर ऊंची है, और ये उत्तराखंड के गढ़वाल डिवीजन के बुग्याल क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसकी ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक है? कामेत, नंदा देवी, केदारनाथ। तो दोस्तों केदारनाथ 7000 मीटर से कम हाइट है, और कामते नंदा देवी की 7000 मीटर से थोड़ी सी ऊपर हाइट है। तो होगा इसका आंसर 1 और 2। इसकी कामते की जो हाइट है वो है 7756 मीटर, ठीक है, और इसकी है 7816 मीटर। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, चक्रवात के दौरान वायु के बल को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार की छत उपयुक्त होती है? तो दोस्तों चक्रवात के दौरान में जो रूफ चाहिए होती है ड्यूरिंग साइक्लोन, तो वो चाहिए होती है पिरामिडीय रूफ यानी छत। ये ट्राइंगल से बने होते हैं, ट्राइंगल इनका कंस्ट्रक्शन भी ट्राइंगल के शेप में होता है, और ये कंसीडर किए जाते हैं एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट शेप। सो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहे। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू।